Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss the interview chapter 7. Author हैं इसके कैरिस्टोफर सेल्विस्टर। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में एक थोड़ा सा शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरीके से जो नॉवेलिस्ट और राइटर्स हैं वो अपने अपने अलग ओपिनियन देते हैं कि इंटरव्यू के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। ठीक है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में हम एक एग्जांपल देखेंगे जिस तरीके से इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू देते हैं। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप हमारा नॉलेज हब चैनल मतलब जो ऐप है उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पूरा जो कोर्स है वो अवेलेबल है। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो आप टेलीग्राम पे भी जा सकते हैं। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड, क्योंकि पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट हम क्या कर चुके हैं, रीड कर चुके हैं। आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे। इस लाइन से यहाँ सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। क्या कह रहे हैं, प्रोफेसर, आई एम ए प्रोफेसर, मैं क्या हूँ, एक प्रोफेसर हूँ। एंड राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे, और संडे को सिर्फ नॉवेल्स लिखता हूँ। इस लाइन का मीनिंग अभी आपको जब हम कंटिन्यू रीडिंग करेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल ऑन संडे, उम्ब्रेटो इको। ये कौन कह रहे हैं, उम्ब्रेटो इको है, जो कि एक प्रोफेसर है जो इंटरव्यू अपना दे रहे हैं, इंटरव्यू ही है ये। The following is an extract from an interview of Umberto Eco। जो आप अभी देखेंगे, फॉलोइंग जो अभी हम रीडिंग करेंगे, वो एक कहाँ से पार्ट लिया गया है, इंटरव्यू लिया गया था उम्बर्टो इको का, वहां से एक छोटा सा पार्ट लिया गया है। इंटरव्यूअर इज मुकुंद, और जो मुकुंद है उन्होंने इंटरव्यू लिया था, जो कि मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू, यानी हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर है। और इन्होंने किसका इंटरव्यू लिया था, उम्बर्टो इको का। तो इंटरव्यूअर और इंटरव्यू दोनों का एग्जाम्पल इसमें राइटर ने क्या बताया है, समझाने की आपको कोशिश की है। उम्ब्रेटो इको अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। जो प्रोफेसर हैं उम्ब्रेटो, जिनका इंटरव्यू हो रहा है, स्टूडेंट यहाँ पे वो एक प्रोफेसर हैं, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलंगना इन इटली। इटली के अंदर है जगह उसका, उसमें उनकी यूनिवर्सिटी है। ऑलरेडी एक्वायर्ड अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन। फॉर्मिडेबल मीन्स होता है इम्प्रेसिव, बहुत ही ज्यादा उनकी इम्प्रेसिवली रेपुटेशन है एज अ सच फॉर आइडियाज ऑन सिम्योटिक, क्योंकि वो सिम्योटिक के बारे में लिखते हैं और सिम्योटिक पढ़ाते हैं, द स्टडी ऑफ साइन। फॉर्मिडेबल मीन्स होता है वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग, डिजर्विंग सीरियस अटेंशन एंड रिस्पेक्ट। यानी जो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन होता है और वो डिजर्व करता है उस पोजीशन को, रिस्पेक्ट को। ये कीवर्ड आपको साइड में बनाना है, पेन से ले लीजिए और प्लीज नोट डाउन करते रहिए। एंड कोई भी रिलेटेड टू क्वेश्चन है तो आप मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, यानी कुछ राइटिंग्स लिखना, लाइक अ पोएम, उनको इंटरप्रेट करना। मेडिवल एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स मीन्स होता है ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील विद द नेचर ऑफ द ब्यूटी एंड टेस्ट। नेचर के एग्जिस्ट होने का सर्च करना और समझना कि ये चीजें कहाँ से आती हैं, यूनिवर्स क्यों है, बहुत सारी चीजों के पीछे सर्च करना। तो स्पेशल जो ब्यूटी ऑफ द नेचर या उसको अप्रिशिएट करना, वो क्या कहलाता है, एस्थेटिक्स। तो मेडिवल टाइम पे ये जो फिक्शन लिखा था, उस टाइम पे उन्होंने लिखा है, तो अबाउट ऑफ किसका है, मेडिवल टाइम पे जो एस्थेटिक्स थी उसके बारे में राइटिंग फिक्शन लिखा है। ठीक है, जो यहाँ के अम्बेटो इको है उन्होंने फिक्शन लिखा। स्टडी ऑफ साइंस तो वो पढ़ाते ही हैं और उसके बारे में वर्क करते हैं, लिखते हैं, बट उन्होंने नॉन फिक्शन, यानी जो रियल में नहीं है, अनरियल है, काल्पनिक है, इमेजिन करते हैं, फॉल्स अजप्शन है, जो हम सोच लेते हैं, ठीक है, कल्पना कर लेते हैं, फिक्शन है। तो फिक्शन मीन्स यानी जब आप कोई चीज सोच रहे हो, कल्पना कर रहे हो,
तो उसके बारे में लिखा। इस पीरियड के अंदर जितने भी नेचर की ब्यूटी या एग्जिस्ट करती है कोई चीज, उसके बारे में लिखा। और अबाउट ऑफ रेपुटेशन उनकी पहले तो थी, उसके बाद भी उनका क्या रहा है इस राइटिंग फिक्शन में। मतलब राइटिंग पोयम लिखी हैं और उन्होंने और भी चीजें लिखी हैं। क्या क्या लिखी हैं? जैसे लिटरेरी फिक्शंस, एकेडमिक एग्जिस्ट टेक्स्ट, एसे, चिल्ड्रन बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ये सारी चीजें लिखी हैं। ही इज रिटन आउटपुट स्टेजरिंगली मीन्स होता है सरप्राइजिंग, जो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंगली होता है, उसे कहते हैं स्टेजरिंगली। लार्ज एंड वाइड रेंजिंग, ये सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं। बहुत उनका जो आउटपुट निकला, रिजल्ट निकला, यानी इतने फेमस हो गए बाय थ्रू कि सोचा भी नहीं था, उन्होंने खुद भी इमेजिन नहीं किया था कि इतना ज्यादा उनको लोगों से प्यार मिलेगा और उनकी बुक फेमस होंगी। तो ये उनके लिए सरप्राइज था, वाइड रेंजिंग था, यानी बहुत ही ज्यादा उन लोगों ने उनकी नॉवेल्स को पसंद किया। एंड ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम यानी एक्सट्रीमली फेमस एंड सक्सेसफुल। बहुत ज्यादा सक्सेस उनको कैसे मिली? बहुत ही ज्यादा उन्होंने सक्सेस एक्वायर्ड की, यानी गेट की, विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। ये बुक का नेम है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज अपनी पेंसिल से। विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज, जिसकी 10 या 15 मिलियन कॉपीज सोल्ड हुई थी। तो ये बुक का नेम आपको रिमेंबर रखना है। और इनके जो इम्ब्रेटो इको है उनका नेम रखना है, क्योंकि इम्ब्रेटो इको ने ये नॉन फिक्शन है, ठीक है, नॉन फिक्शन नॉवल लिखा था और जो इतना फेमस हो गया था, जिसके बाद से उनको और भी ज्यादा उनके करियर में या उनका जो सक्सेस थी उसमें सुपरस्टारडम लग गए। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट अभी हमने देखा है कि वो किस तरीके से उन्होंने एक्वायर की अपनी, ठीक है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है और जिस तरीके से इंटरप्रेट करा है एंड टर्निंग टू राइटिंग फिक्शन में जाने से पहले ही ये सारी चीजें वो लिखते थे। अभी तक फिक्शन उनका नहीं गया था। फिक्शन पे वो कब जाते हैं? फिक्शन वो अभी लिखना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले तो वो ऑलरेडी करते थे। क्या था उनका? एकेडमिक वर्क था, ठीक है, प्रोफेसर है तो एकेडमिक वर्क लिखेंगे। स्टडी ऑफ साइन जो उनका है, स्टडी ऑफ साइन के ऊपर लिखना, उन्होंने उससे रिलेटेड लिखा है या और भी चीजें लिखी हैं। लेकिन फिक्शन पे जब लिखा और स्पेशल जब ये बुक उन्होंने लिखी थी, ये बहुत ही ज्यादा फेमस हुई और उनके लिए मतलब उनकी कहते हैं ना बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाना, चार चांद लग जाना, तो उनके मतलब सक्सेस पे और भी ज्यादा उनको बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिली और उनको जो उनका रेपुटेशन थी पहले से ज्यादा बढ़ गई। इसीलिए ये जो मुकुंद और उनका इंटरव्यू हो रहा है रिलेटेड टू यही क्वेश्चन सब मुकुंद उससे करेंगे। किससे? उम्ब्रेटो इको से। अभी मैंने आपको उम्ब्रेटो इको का इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, वो क्या है, प्रोफेसर हैं, उन्होंने क्या लिखी है, बहुत सारी राइटिंग स्किल लिखी है और यूनिवर्सिटी का नेम बताया है और वो किस बुक से फेमस हुए हैं, वो कौन सी फिक्शन नॉवल है। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा नॉवल है जो फिक्शन है लेकिन वो किसने लिखा है? उम्बर्टो इको ने। कमेंट सेक्शन में आप प्लीज जल्दी से नाम बताइए, फटाफट से, देर नहीं करनी है, जितनी जल्दी हो सके उतना लिखिए। मुकुंद इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे। मुकुंद कहते हैं कि इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, एकेडमिक डेविड लॉज, यानी वो इंग्लिश नॉवेलिस्ट भी थे और एकेडमिक भी थे, यानी पढ़ाते भी थे, प्रोफेसर लाइक, या उस पे लिखना, ठीक है, एकेडमिक पे लिखना। तो कौन थे? डेविड लॉज थे। वंस रिमार्क, यानी उनको एक बार की बात याद आती है, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। इको अम्ब्रेटो की बात यहाँ पे जो उम्ब्रेटो है, इको उम्ब्रेटो की बात हो रही है। यानी कौन कह रहा है? डेविड लॉज कह रहे हैं कि भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आता कि कोई एक पर्सन एक ही टाइम पे इतने सारे काम कैसे कर सकता है। मल्टीटास्कर बोला है यहाँ पे, क्या बोला है? मल्टीटास्कर, यानी जो होता है जो इतने काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीटास्कर कहते हैं, ठीक है। तो मल्टीटास्कर यहाँ पे उनको बोला है कि उम्ब्रेटो इको क्या है, भाई इतने सारे काम कैसे करते हैं। मुकुंद को एक मतलब बात याद आ जाती है, किसकी? एक नॉवेलिस्ट की। उन्होंने किसके लिए बोला था? इको के लिए बोला था, उम्ब्रेटो के लिए। तो यहाँ पे एक आंसर करते हैं उम्ब्रेटो इको, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स। मैं तो सिर्फ इम्प्रेशन देता हूँ, शायद ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे काम करता हूँ, बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड। फिर वो
एग्री करते हैं इस बात से कि ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, मैं तो वही अपना काम करता हूँ, मैं तो इतना, मुझे तो कुछ नहीं, सिर्फ लोगों को लगता होगा, मतलब मेरा शायद इंप्रेशन ऐसा जा रहा होगा लोगों में कि मैं बहुत ज्यादा मल्टीटास्कर हूँ, बट मैं तो अपना सेम वही काम करता हूँ जो एज ए मैं प्रोफेसर हूँ, या मेरा फिर एक नॉवेलिस्ट में करता हूँ। मुकुंद विच चीज, तो मुकुंद कहते हैं क्या, कौन सा सेम काम करते हैं आप, कौन सा है? तो यहाँ पे फिर कौन बता रहे हैं? उम्ब्रेटो कहते हैं ये क्या, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया, दैट इज द मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट। फिलोसफिकल मीन्स होता है रिलेटेड टू नेचर, रिलेटेड टू ट्रूथ एंड नॉलेज, उसकी एक मतलब ये अवेयर होना। तो फिलोसफिकल इंटरेस्ट, मुझे तो भाई इंटरेस्ट है नेचर और नेचर के अप्रिशिएशन करना, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में जानना, मुझे तो ये इंटरेस्ट है। अब जब आपका इंटरेस्ट आप उसको वर्क में डाल देंगे तो वो तो और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, शाइन करेगा, अपना रिजल्ट और भी जब अच्छा आता है जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा, यू कांट डू इट बेटर देन बिफोर, आप पहले से कभी भी बेटर नहीं कर सकते हैं। तो वो कहता है मैं तो उसको बस परस्यू करता हूँ, परस्यू मीन्स होता है टू फॉलो, यानी जो मेरा इंटरेस्ट है, फिलोसफी इंटरेस्ट है, उसे परस्यू करता हूँ थ्रोली माई एकेडमिक वर्क, जो मेरा एकेडमिक वर्क है उसमें उसको डाल देता हूँ। एंड नॉवेल्स में भी मेरे वही नजर आता है। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर नॉट नॉन वायलेंस, जबकि मेरे बच्चे जो बुक्स जिससे वो पढ़ते हैं या मैं लिखता हूँ बच्चों के लिए, उसमें भी मुझे कोई नॉन वायलेंस नहीं है, पीस है, मतलब नॉन वायलेंस और पीस है, ठीक है, मतलब उसमें कोई भी है बच्चों के लिए ऐसी बात नहीं जिससे उन्हें वायलेंस सीखें, ठीक है, जिससे लड़ाई झगड़ा उनके माइंड में जाए। यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट। एथिकल मीन्स होता है प्रिंसिपल रिलेटेड टू राइट एंड रॉन्ग प्रिंसिपल, यानी जो आपको पता है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, उसके जो प्रिंसिपल होते हैं वो एथिकल कहलाता है। मोरल वैल्यू, सिंपल इज दैट, मोरल वैल्यू एथिकल मीन्स। तो जो मेरे एथिकल हैं, जो फिलोसफिकल इंटरेस्ट है, मैं उसी पे, आप देखेंगे मेरा तो वही काम है। आप देखो मुकुंद को बोलते हैं कौन, उम्ब्रेटो को आंसर देते हैं, मैं तो उसी पे काम करता हूँ। आप मेरे नॉवल पे और वर्किंग और जो मैं एकेडमिक वर्क करता हूँ उसमें आप देख सकते हैं। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, चलो एक चीज और बताता हूँ, मेरे पास एक सीक्रेट भी है। अभी तो यहाँ पे उन्होंने उम्ब्रेटो ने आंसर दिया, उम्ब्रेटो कहते हैं एक सीक्रेट मेरे पास है। डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स? क्या होगा अगर पूरे यूनिवर्स से आप खाली स्पेस को एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट यानी निकाल देंगे, एंड एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स। और क्या होगा अगर आप एटम में भी कुछ, जितने एटम, एटम मीन्स क्या होता है, स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, यानी एक छोटी छोटी जो कोई भी चीज है जो छोटी एक टाइनी उससे बने हुई है पार्टिकल से, तो वो क्या है, एटम है। तो एटम से भी हम क्या निकालेंगे, अगर खाली स्पेस निकाल लेते हैं तो क्या होगा, द यूनिवर्स विल बी बिकम एज बिग एज माई फिस्ट, यानी मेरी एक मुट्ठी है ना उसके बराबर, फिस्ट यानी मुट्ठी, उसके बराबर बन जाएगा यूनिवर्स, अगर स्पेस निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या है, सिंपल इज ये बताने की कोशिश की है, ये मेरा सीक्रेट है खाली समय कि, मतलब यहाँ वो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो एक स्पेस है उसको मैं कैसे यूटिलाइज करता हूँ, ये भी बोला है। और उसको यहाँ पे उम्ब्रेटो समझाने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। बहुत अच्छा है स्टूडेंट, खासकर आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। प्लीज ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब हम अपने यूटिलाइज करते हैं, आप एज ए स्टूडेंट हो, जब अपने आपके टाइम को यूटिलाइज करोगे तभी तो बेस्ट रिजल्ट होगा। आप एक अपना टाइम टेबल सोचते हैं, अरे कल पढ़ लेंगे, कल आराम से अपना काम कर लेंगे आज का काम, तो उससे क्या है, आप अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हो और एक प्लान नहीं बना रहे हो। जब तक आप बेस्ट प्लानिंग नहीं करोगे, टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग सेट नहीं करोगे, तो आपका जो वर्क का बर्डन है वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है, अकॉर्डिंग टू आपके पास कितना खाली टाइम है उसको यूटिलाइज करिए, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेके आना कहीं से। वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे। सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन अवर लाइफ, जैसे सेम जैसे यूनिवर्स का भी उन्होंने एग्जांपल बोला, उसमें स्पेस है, एटम में स्पेस है, तो ऐसे ही स्टूडेंट यहाँ बोला है, अरे हमारी लाइफ में भी तो स्पेस है। हम, आपके पास है, मेरे पास, कोई भी चाहे कितना भी कह ले, हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, एवरीवन हैव द स्पेस, सबके पास टाइम है। एंड बस हमें क्या करना है, आई कॉल देम इंटरस्टिक्स, उनको वो इंटरस्टिक्स कहते हैं, यानी इंटरवेनिंग स्पेस यानी दो के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, दो के बीच में जो थोड़ा स्पेस है, इंटरवेनिंग स्पेस कहते हैं, इंटरस्टिक्स कहते हैं। यानी जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, उसको क्या बोला गया है, इंटरस्टिक्स। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, जैसे कि एग्जाम्पल, आप मेरे
मुकुंद को कहते हैं उम्ब्रेटो कि आप ऊपर आ रहे हो, ठीक है, मेरे से मिलने आ रहे हो, एंड यू आर एन एलिवेटर, और आप लिफ्ट में हो, वाइल यू आर कमिंग अप, जब आप ऊपर आ रहे हो, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका वेट कर रहा हूं, दिस इज एन इंटरस्टिक्स, ये क्या है, ये इंटरवीन स्पेस है, ये वो खाली टाइम है जो मुझे देखना है कि मैं क्या करूं। तो यहाँ पे वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू थर्ड फ्लोर, जब आप मैं आपका वेट करूंगा जब आप फर्स्ट से लेके थर्ड फ्लोर तक आप लिफ्ट से आ रहे हो, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, तो वेट करने के प्लेस पे मैं इतने तो एक आर्टिकल लिख दूंगा। तो ये हंसते हुए बोलते हैं कि मैं जितना आपका वेट करूंगा ना, कि आप लिफ्ट से ऊपर मुझसे मिलने आ रहे हो और मैं आपका वेट करूंगा, वही मेरे लिए क्या है, एक एम्प्टी स्पेस है, और वही एक क्या है, इंटरस्टिक्स है, और वो जो भी अगर प्लानिंग कर लेना अपना ऐसे एम्प्टी स्पेस का, तो वो कभी भी सक्सेस होने से उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि टाइम ही क्या है, टाइम की ही वैल्यू होती है, और जो टाइम की वैल्यू समझता है वो अपने आप ही उसको सब कुछ मिल जाता है। तो ये कीवर्ड्स नोट कर लीजिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक मैसेज यहाँ पे दिया है उम्ब्रेटो इको ने, किसको, मुकुंद को और हम सबको, तो ये हमें कभी भी अपनी लाइफ में भूलना नहीं चाहिए, इसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, मुकुंद क्या कहते हैं, नॉट एवरीवन कैन डू दैट, ऑफ कोर्स, हर कोई तो ऐसा नहीं करता, ऑफ कोर्स है, कौन बनाता है, मतलब ये सोचता है अरे मेरे पास टाइम नहीं है, ये टाइम नहीं है, टाइम नहीं, ये सब आप किसी से पूछ लो, कोई नहीं कहता कि हाँ जी मैनेज कर लूंगा, आई विल डू। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, जो आपकी नॉन फिक्शनल राइटिंग है, योर स्कॉलरली वर्क हैज अ सडन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, प्लेफुल यानी मतलब वो बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग है, पर्सनल क्वालिटी आप उसमें देते हो, पर्सनल क्वालिटी मतलब जब एक राइटर उसमें आई मी का वर्ड यूज करता है, आई मीन्स क्या होता है, जब ऑथर यहाँ पे जो राइटर है अपने आप को पुट कर रहा है, ठीक है, समझाने, जब एक चैप्टर चलता है या कहीं उसकी स्टोरी चल रही है, तो वो अपने आप को उसमें क्या नरेट कर रहा है, वो बता रहा है, नरेटिव स्टाइल है उसका, तो आई मी ये सब चीजें बताती हैं कि वो अपने आप को इंक्लूड कर रहा है, तो यही पर्सनल टच होता है। तो वो कह रहे हैं जो आप स्कॉलरली वर्क करो या नॉन फिक्शनल राइटिंग लिखो, आपका तो अलग ही, मतलब बिल्कुल अलग ही बात है, कैसे, क्योंकि उसमें आपने पर्सनल टच डाल दिया, इट इज द मार्क डिपार्चर, यानी मोर इम्प्रेसिवली, यानी जिसे कह सकते हैं कि अलग हटके, बिल्कुल जो हम कह नहीं सकते कि भाई हाँ वो कोई और भी करेगा, एंड रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, लेकिन अगर हम देखें किससे अलग है, जो रेगुलर एकेडमिक स्टाइल हम दूसरा देखते हैं, विच इज इनवेरिएबली, यानी इन एवरी केस, डिपर्सनलाइज, यानी जो पर्सनलाइज ना हो, इंडिविजुअलिटी, ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, वो हमेशा ड्राई और बोरिंग होता है, क्योंकि वो डिपर्सनलाइज है, पर्सनलाइज नहीं है, उसमें पर्सनल टच नहीं है, तो वो एकेडमिक स्टाइल से आपका स्टाइल बिल्कुल डिफर है, एंड इट्स समथिंग दैट जस्ट कम नेचुरली टू यू। तो यहाँ पे मुकुंद पूछते हैं, मुकुंद क्या पूछ रहे हैं कि ये जो आपका स्टाइल है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसली यानी डेलिब्रेटली, जानबूझकर, तो ये जो आपका स्टाइल आपने अडॉप्ट किया है, इनफॉर्मल अप्रोच, ये आपने इनफॉर्मली गेट किया हुआ है, यानी जैसे हम जानबूझ के कोई स्टाइल बना लेते हैं अपना, कि ठीक है बनने की कोशिश करते हैं, या फिर नेचुरली ही आपके अंदर ये प्लेफुल और पर्सनल क्वालिटी का टच जो आप डालते हैं, ये नेचुरली है। यहाँ पे किसने पूछा, मुकुंद ने पूछा, ये कीवर्ड आप प्लीज यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, सॉरी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है उम्ब्रेटो इको, उम्ब्रेटो इको क्या कहते हैं, अब यहाँ पे आंसर में जब मुकुंद ने क्वेश्चन पूछा कि भाई आप नेचुरली ऐसे हो क्या, व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टोरल डिसर्टेशन, डिसर्टेशन मीन्स जैसे रिसर्च, लॉन्ग रिसर्च पेपर्स होते हैं, राइटिंग्स होती हैं, डॉक्टोरल मीन्स ये हायर डिग्री होती है, तो उससे रिलेटेड जब ये रिसर्च कर रहे थे अपने, जैसे कि कोई प्रोफेसर के पास जाएंगे सबमिट करने के लिए अपनी रिसर्च, तो इटली में इन्होंने जब अपनी ड्यूरिंग द जो रिसर्च की थी अपने, उसको सबमिट करने गए थे, तो वन ऑफ द प्रोफेसर, उनके प्रोफेसर ने उनसे बोला, उम्ब्रेटो इको ने, स्कॉलर लर्न अ लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट, जो एक स्कॉलर होता है, स्टूडेंट होता है, वो एक सब्जेक्ट पे क्या करता है, एक सब्जेक्ट लेगा, मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, यानी उसमें फॉल्स एजप्शन करेगा, उसकी कल्पनाएं करेगा, देन दे करेक्ट देम, उसको ठीक करेगा, एंड एट द एंड दे पुट द कंक्लूजन, और लास्ट में उसका कंक्लूजन निकाल देगा।
तो ये कौन कह रहे हैं? प्रोफेसर कह रहे हैं उम्ब्रेटो इको को, और उम्ब्रेटो इको किसको बता रहे हैं? मुकुंद को, कि भई मैं चलो तुम्हें समझाता हूँ कि भई ये मेरा नेचुरल स्टाइल है या मैं फॉर्मल हूँ, आप बताना भी, ठीक है? तो ये बोलते हैं कि मेरे प्रोफेसर ने बोला है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है? किसी भी सब्जेक्ट को लेंगे उस पे रिसर्च करने के लिए नॉर्मली वो ज़्यादा माइंड नहीं लगाते, ठीक है? जो कॉपी मतलब उनको मिलती है वहीं से वो उसको क्या कर लेते हैं, रिसर्च को लिख देते हैं, कंक्लूजन निकाल देते हैं। बट यू आर द कॉन्ट्ररी, आप अपोजिट हो, ठीक है? उनके प्रोफेसर उम्ब्रेटो इको के प्रोफेसर ने उनको बोला आप अलग हो, टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च। आपने अपने रिसर्च के पेपर जो हमें सबमिट करे हैं, जो अपने प्रोफेसर को उन्होंने दिए थे, उसमें भी आपने रिसर्च पेपर को भी एज अ स्टोरी प्रेजेंट करा है। ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा यूनिक बात है। इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एरर्स, आपने अपने उसके अंदर ट्रायल्स भी लिखे हैं। ट्रायल्स मीन्स टेस्ट, जितनी बार आपने करा है, जितनी बार मिस्टेक्स करी हैं, क्योंकि एक बार में तो आप रिसर्च पेपर कंप्लीट नहीं कर सकते, अगेन टू अगेन आपको उस पर वर्क करना होता है। आपने वो भी इंक्लूड कर दिया, वो भी दिखाया कि आपने कितनी बार ट्राई किया था, कितने एरर्स किए थे। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड, और ये मतलब उन्होंने रिकॉग्नाइज किया आई वॉज राइट, कि प्रोफेसर कहते हैं कि वो राइट है। कौन राइट है? उम्ब्राटो इको, जिसने ये रिसर्च पेपर अपने प्रोफेसर को दिए। वेंट ऑन टू पब्लिश, और उन्होंने प्रोफेसर ने उनके रिसर्च पेपर को एज अ बुक में पब्लिश होने के लिए, उनकी जो डिसर्टेशन थे, रिसर्च राइटिंग थी, उसको बुक में पब्लिश करने के लिए भेज दिया। विच मीन, जिसका मतलब है उनके प्रोफेसर उनको क्या कर रहे हैं, अप्रिशिएटेड कर रहे हैं कि आप ठीक हो, उम्ब्रेटो इको ठीक है। तो यहाँ पे मुकुंद को एक एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने बताया है कि ये मेरा नेचुरली स्टाइल है, मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं बन के दिखा रहा हूं या फिर मैं उसमें कुछ स्मार्टनेस डालने की कोशिश कर रहा हूं। एट दैट पॉइंट, उसी टाइम पे जब मेरी बुक पब्लिश करने के लिए उनके प्रोफेसर ने बुक पब्लिश करनी कर दी थी और भेजा, तो 22 उनकी एज थी, आई अंडरस्टूड। उसी टाइम पे उनको समझ आ गया स्कॉलरली बुक कैसे लिखनी चाहिए, शुड बी रिटन द वे आई हैड डन बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च। यानी जिस तरीके से मैंने अपने रिसर्च को स्टोरी में नरेट किया है, बताया है, दिस इज व्हाई द एस्से ऑलवेज हैव अ नरेटिव एस्पेक्ट्स। तो यानी इसी तरीके से एस्से हमेशा लिखे जाते हैं, नरेट किए जाते हैं। तो ये अपने आप में मेरा एक नेचुरल स्टाइल था। एंड दिस इज व्हाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव्स नॉवेल्स सो लेट एट द एज ऑफ 15 मोर लेस। और लेकिन हाँ, वो बोलते हैं कि मैंने जो नरेटिव स्टाइल था, ये मैं नरेटिव करता था नॉवेल्स को, इसीलिए मैंने इसको लेट, यानी जब मैं 50 से ज्यादा या थोड़ा बहुत ही अप्रॉक्स कम होगा तब मैंने ये राइटिंग स्किल में लिया, क्योंकि उससे पहले तो वो सिर्फ नरेट करते थे, और नरेटिंग स्टाइल जो था उनका, उसकी वजह से उन्होंने, क्योंकि इतना रिसर्च करा, इतना रिसर्च करा, जब जाके वो इतने ज्यादा एक्सपर्ट हुए उस चीज में, क्योंकि उनका नरेटिव स्टाइल था और हर चीज को वो नरेट करते थे। नरेट मीन्स बता रहे हो आप किसी चीज चीज को। तो नरेटिंग की वजह से ही उनको और थोड़ा सा टाइम लगा, लेट उन्होंने लिखना शुरू करा अपनी राइटिंग को। आई रिमेम्बर दैट माई डियर फ्रेंड, वो कहते हैं मुझे याद है, मेरे एक फ्रेंड था, उसका नाम है रोलैंड बार्थिस, ठीक है। वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था, इरिटेट रहता था, और मतलब बहुत ज्यादा परेशान रहता था। एसियस्ट एंड नॉट अ नॉवेलिस्ट, कि मैं एक एसियस्ट हूँ और एक नॉवेलिस्ट नहीं हूँ। एसियस्ट मीन्स होता है जैसे कि एक यहाँ इंट्रोडक्शन होता है, फिर कंटेंट होगा और या कंक्लूजन, जो एक ऐसे लिखा जाता है। और नॉवेलिस्ट मीन्स क्या होता है, नॉवल कैसे होते हैं, उसके अंदर एपिसोड होते हैं बहुत सारे, ठीक है, एपिसोड में उसको दिखाया जाता है, और एक सीरीज में दिखाया जाता है, उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो नॉवेलिस्ट जो है वो एक लॉन्ग एस्से राइटिंग होती है, कंपैरेटिवली हम अगर बोले एस्से से। तो वो बोलते हैं कि मेरा फ्रेंड हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता था, मैं क्यों नहीं बना नॉवेलिस्ट, मैं हमेशा एक एसियस्ट बन के रह गया। ही वॉन्टेड टू बी क्रिएटिव राइटिंग, वो भी क्रिएटिव राइटिंग करना चाहते थे। वन डे अनदर बट द डाइड बिफोर ही कुड डू सो, अगर वो नॉवेलिस्ट बनते उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, वो नहीं बन पाए नॉवेलिस्ट। और वो हमेशा यही चीज सोच सोच के परेशान रहते थे कि मैं क्यों एक नॉवेलिस्ट नहीं बना और मैं एक एसेइस्ट बन के रह गया। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। उम्ब्रेटो इको कहते हैं मुझे तो कोई ऐसी कभी फीलिंग नहीं आई, और ना मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैं ये हूं और वो नहीं हूं। स्टार्टेड राइटिंग नॉवल माई बाय एक्सीडेंट, मैंने जो ये नॉवल लिखना स्टार्ट करा, मैं तो प्रोफेसर हूँ, क्योंकि उम्ब्रेटो इको क्या कहते हैं मुकुंद से,
कि मैं तो एक प्रोफ़ेसर हूँ, मुझे तो कभी मैंने सोचा नहीं था नॉवल लिखूँगा, ये एक्सीडेंटली मैंने बस लिखने स्टार्ट कर दिया। आई हैड नथिंग टू डू वन डे एंड सो आई स्टार्टेड, मेरे पास एक दिन कुछ भी लिखने के लिए नहीं था और जस्ट मैंने स्टार्टेड कर दिया। नॉवेल्स प्रोबेबली सैटिस्फाइड माय टेस्ट फॉर नरेशन, और मेरी नरेशन का जो टेस्ट है, मेरे नॉवेल्स उसको सैटिस्फाइड करते हैं, जो मैं बताता हूँ वो नॉवल मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, सैटिस्फैक्शन देते हैं। यहाँ पे वो अपने वर्क से बहुत खुश हैं और वो कहते हैं मैंने इसके लिए कोई इतना वो फ्रस्ट्रेशन में या किसी कि मुझे ये करना है, ऐसा नहीं, नेचुरल ही है। यहाँ पे नेचुरल स्टाइल बताने की कोशिश कर रहे हैं मुकुंद को कि मेरा नेचुरल स्टाइल है सब। मुकुंद, taking about the novels from being a famous academic, you went on to become spectacularly famous after the publications of the Name of the Rose। यहाँ पे स्टूडेंट मुकुंद कहते हैं, ठीक है, टेकिंग अबाउट योर नॉवल, चलो आपके नॉवेल्स को उठा लेते हैं। फ्रॉम बीइंग अ फेमस, आप फेमस तो हो ही भाई एकेडमिक, ठीक है, एज ए अकेडमी, एज ए प्रोफेसर आप तो बहुत फेमस हो, बट वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टेकुलरली फेमस, लेकिन एक इम्प्रेसिवली, एक बहुत ही शानदार आपको जो फेमस मिली है, कब मिली है, जब आपकी बुक द नेम ऑफ द रोज पब्लिश हुई है, 10 मिलियन, जिसकी कॉपीज 15 मिलियन कॉपीज अप्रोक्सीमेटली जो सेल हुई हैं, सोल्ड हुई हैं, भाई उसके बाद मिली है आपको ज्यादा सक्सेस। कौन कह रहा है? मुकुंद। यू रिटन 5 novels अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क ऑफ नॉन फिक्शन, मतलब आपने 5 novels ही लिखे हैं अगेंस्ट टू द स्कॉलरली, क्योंकि आपने स्कॉलरली वर्क तो बहुत लिखा हुआ है, यानी 20 of them, उसमें 20 हैं एटलीस्ट, और नॉन फिक्शन आपकी 5 ही novels है। तो उम्ब्रेटो इको एट वंस बोलते हैं भाई 20 नहीं है, 40 है, 40। उन्होंने लिखा, उनको ज्यादा पता है मुकुंद से, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने ऐसे बोला। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि फिक्शन आपने नहीं लिखा फिर भी आप फेमस हो गए इतने, और आपकी जो बुक है वो बहुत फेमस हो गई है। भाई सेलिब्रिटीज हैं, फेमस हैं, जब भी तो इंटरव्यू हो रहा है। तो मुकुंद यहाँ पे क्या कहते हैं, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, ओवर 14, आपने 14 से ज्यादा बुक लिखी है। अमंग देम अ सेमिनियल पीस, और सेमिनियल मीन्स इम्प्रेसिवली, बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्क करा हुआ है। वर्क ऑन सिम्योटिक्स, सिम्योटिक्स मीन्स साइन ऑफ स्टडी, अच्छा आपने उस पे तो बहुत ही अच्छा वर्क किया हुआ है। अगर 40 बुक्स लिखी हैं, बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्ब्रेटो इको, दे विल से, अगर हम मोस्टली लोगों से पूछेंगे ना ज्यादा, तो वो क्या बोलेंगे कि नॉवेलिस्ट, अरे वो तो नॉवेलिस्ट है। उम्ब्रेटो इको को प्रोफेसर कम, और क्या कहेंगे, अरे वो तो नॉवेलिस्ट है, वो नॉवेलिस्ट, अच्छा उनकी बात कर रहे हो आप। डज दैट बोदर यू, क्या ये चीज आपको परेशान करती है? यहाँ पे मुकुंद किससे पूछते हैं? उम्ब्रेटो इको से, क्योंकि उनके जो स्टूडेंट मतलब फॉलोवर्स हैं या उनके नॉन पर्सन है, एक्विरेंसीज हैं, वो क्या कहते हैं, भाई नॉवेलिस्ट ही है वो तो, मतलब नॉवेलिस्ट की बात कर रहे हो, मतलब एज अ प्रोफेसर उनको इतना ज्यादा जो एकेडमिक वर्क उन्होंने लिखा है उससे ज्यादा उनको इस चीज से ज्यादा फेम मिली है, इसीलिए। मराठी को, यस बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यस मुझे बॉदर करती है ये चीज, चिंता करती है, परेशान करती है, क्योंकि मैं तो अपने आप को एक प्रोफेसर मानता हूँ यूनिवर्सिटी का, ठीक है। जैसे मानो मैं ही हूँ, दो काम करती हूँ, जैसे मैं स्टडी भी करा रही हूँ, या अपार्ट फ्रॉम स्टडी मैं कोई हॉबी क्लासेस है वो ज्वाइन करी है, लेकिन मैं उससे ज्यादा फेमस हो जाऊं, लेकिन मुझे, मैं जो मेरा इंटरेस्ट है वो किस में है, मुझे एज ए मुझे टीचर में इंटरेस्ट है, मुझे एज अ टीचर कोई नहीं जानता, और मुझे कौन जानता है कि भाई ये तो अपार्ट फ्रॉम जो हॉबी क्लासेस है या डांस है या कोई भी उस चीज इससे मैं फेमस हो गई, तो उससे ज्यादा फेमस होना। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो एज अ प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में हूँ, एंड हु राइट्स अ नॉवल, सिर्फ संडे को नॉवल लिखता हूँ। इस लाइन को आपको याद होगा कि स्टार्टिंग जो हो रही है सेकंड पार्ट की, इस लाइन से हो रही है, राइट नॉवल ऑन द संडे, मैं तो संडे को ही लिखता हूँ। तो इस लाइन का मतलब है यही कि वो एक लाइन कमेंट करके कहते हैं, सरकास्टिंग कहते हैं, अरे भाई भाई मैं तो संडे को ही नॉवल लिखता हूँ, मैं, मेरा काम प्रोफेसर का है, मैं टीचर हूँ, प्रोफेसर पढ़ाता हूँ, संडे को मैं लिखता हूँ, एंड इट्स नॉट जॉक, ये कोई जोक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंस एंड नॉट मीटिंग ऑफ पैन क्लब्स एंड राइटर्स, यानी जो राइटर्स के पैन क्लब्स बने होते हैं, उसके क्लब्स बने होते हैं, मैं तो कभी जाता भी नहीं वहां पे, कभी मैंने ज्वाइन ही नहीं करा। तो मैं फेमस तो वहाँ इतना पता नहीं मुझे क्या है क्या नहीं, बट मुझे तो, मैंने हमेशा कॉन्फ्रेंसेस एकेडमिक ली हैं, क्योंकि मैं अपने आप को एज अ प्रोफेसर हमेशा देखा है, और मैंने उसी चीज को ज्यादा सीरियस लिया है। आइडेंटिटी माई सेल्फ विद एकेडमिक कम्युनिटी, आई आइडेंटिटी, एंड अपनी आइडेंटिटी वो एकेडमिक कम्युनिटी से ही देखते हैं, एज अ प्रोफेसर अपने आप को वो देखना ज्यादा पसंद करते हैं।
बट बाद में वो कहते भी हैं बट ओके ठीक है, इफ द मोस्ट पीपल हैव रेड ओनली द नॉवेल्स, अगर बहुत ही ज्यादा लोग नंबर ऑफ पीपल्स मेरे नॉवेल्स पढ़ रहे हैं तो क्या है बुरा, अच्छी बात है। एंड वो हंसते हुए बोलते हैं, लाफ श्रग्स, आई नो द राइटिंग नॉवेल्स आई रीच अ लार्ज ऑडियंस, और नॉवेल्स की वजह से मेरे पास बहुत सारी ऑडियंस मेरे पास पहुंच रही है। आई कैन नॉट एक्सेप्ट टू हैव अ 1 मिलियन रीडर विद स्टफ वन सिमियोटिक, और ये मैंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि इतनी मिलियन के जो फॉलोवर्स हैं मुझे फॉलो करेंगे, मेरे नॉवेल्स को रेड करेंगे, स्टफ ऑन सिमियोटिक, और सिमियोटिक से अगर इतना रीडर मेरे पास नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 मिलियन लोग जरूरी है स्टफ करेंगे यानी सिमियोटिक्स को रीड करेंगे, यानी स्टडी ऑफ साइंस जो एकेडमिक वर्क वो लिखते हैं, अगर वो वहां तक लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं इतना तो कोई बात नहीं, मैं तो ओके हूँ इसके साथ भी जो मेरा नॉवल फेमस हुआ है, क्योंकि नॉवल तो 5 ही लिखे हैं और 5 में से एक जो नॉवल है सबसे ज्यादा फेमस हुआ है। स्टूडेंट आपको उस नॉवल का नेम लिखना है, कौन सा नॉवल है जो फेमस हुआ है, कमेंट सेक्शन में बताइए किसने लिखा है, ठीक है, और वो क्या है, फिक्शन है या नॉन फिक्शन, जल्दी से बताइए। मुकुंद विच ब्रिंग मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मुकुंद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं उसके बाद। एंड नेम ऑफ द रोज इज अ वेरी सीरियस नॉवल, कहते हैं कि मुकुंद कहते हैं लेकिन आपका ये नॉवल तो बड़ा सीरियस नॉवल है, एंड डिडक्टिव यान उसके अंदर डिडक्टिव का टच है, वन लेवल एट बट इट डेल्व्स इनटू, डेल्व्स मीन्स यानी सर्च इनसाइड समथिंग, यानी आपने उसके अंदर क्या डाला है, मेटाफिजिक्स डाला है, थियोलॉजी डाला है, थियोलॉजी मीन्स रिलीजन से रिलेटेड, एंड मेटाफिजिक्स मीन्स ये एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ स्टडी आप कह सकते हैं नेचर की, उसके अबाउट ऑफ एग्जिस्टेंट होना, मतलब वो जो नेचर है उस पर सर्च करना, उसके अप्रिशिएशन पे और उसकी ब्यूटी पे, ठीक है, नेचर की ब्यूटी और उसके अप्रिशिएशन पे क्या करना, पूरी फिलॉसफी है ये, पूरी उसके ऊपर स्टडी करना। तो उन्होंने बोला आपने उसमें जो आपका ये बुक बहुत फेमस हुई है, उस बुक के अंदर आपने क्या इंक्लूड किया हुआ है, मेटाफिजिक्स डाला है, थियोलॉजी डाला है, मेडिवल हिस्ट्री, यानी उस टाइम पीरियड पे आपने ये जो बुक लिखी है उस टाइम पीरियड में जो भी चल रहा था, मेटाफिजिक्स चल रहा था, थियोलॉजी चल रहा था, वो आपने उसके अंदर अपनी नॉवेल्स में पुट किया हुआ है। Yet enjoyed a huge mass audience, were you puzzled at all or by this, कि आपका इतना सीरियस नॉवल है, इतना डिडक्टिव है और ये सारी चीजें भी उसमें इंक्लूड की हुई हैं, और तब भी इतनी सारी ऑडियंस आपको पसंद करती है, तो ये बात आपको हैरान नहीं करती है, आपको लगता नहीं है कि ये सब कैसे हो रहा है। एंड वो कहते हैं, मुकुंद जब क्वेश्चन पूछते हैं ये कैसे हो सकता है, अम्ब्रेटो इको कहते हैं नो, जर्नलिस्ट आर पजल्ड एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, मैं नहीं होता, बिल्कुल भी मुझे कोई इसमें सरप्राइजिंगली वो नहीं लगता है, जबकि ये किसको लगता है, ये जर्नलिज्म जो जर्नलिस्ट हैं और पब्लिशर्स हैं उनको लगता है सरप्राइजिंग, ये कैसे हो सकता है कि कोई इतना सीरियस नॉवल उसको इतना ज्यादा लाइक कर रहे हैं। And this is because journalist and the publisher believe that people like trash, क्योंकि trash यानी जो easy writing होती है, जो normal writing होती है, and don't like difficult reading experience, तो यहाँ पे वो जर्नलिस्ट और पब्लिशर का मानना है लोगों को तो क्या पसंद आता है, इजी राइटिंग पसंद आती है और एंटरटेनिंग पसंद आता है, डिफिकल्ट रीडिंग यानी लाइक का जो ये सीरियस नॉवल है वो कौन पसंद करता है। कंसीडर हियर आर 6 मिलियन पीपल ऑन द प्लैनेट, सोचो पूरे प्लैनेट पे 6 मिलियन है। तो अम्ब्रेटो को कहते हैं नेम ऑफ द रोज सोल्ड, जो मेरी बुक सेल हुई है उसका नाम है, बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपीज उसकी सेल हुई हैं, तो फिर भी वो क्या कहते हैं ये तो कोई बड़ी अचीवमेंट तो नहीं है, बहुत स्मॉल है, सो इन वे रीच ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स, तो अभी तो बहुत स्मॉल परसेंटेज में लोग मेरे पास पहुंचे हैं, ठीक है, बट इज एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ रीडर्स, ये वो रीडर्स हैं डोंट वांट इजी एक्सपीरियंस, जिन्हों इजी राइटिंग जिनको नहीं चाहिए, ठीक है, हर कोई थोड़ी होता है सेम टेस्ट या कॉन्टिन्यूसली सेम टेस्ट टेस्ट में कोई रहना चाहता है, और एट लीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, और कुछ लोग ऐसे भी इनके राइटिंग को पसंद करते हैं कि जो हमेशा एक सेम टेस्ट में नहीं रहना चाहते, मतलब इन्होंने अपने रीडर्स के बारे में बताया है कि मेरे स्मॉल रीडर हैं और कौन रीडर हैं, यानी जो इजी राइटिंग नहीं पढ़ना चाहते, जो सीरियस नॉवल पढ़ना चाहते हैं वो है, या फिर वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट
ट्राई करना चाहते हैं वो लोग मेरे इसको पढ़ रहे हैं। जैसे एग्जांपल में बोलते हैं, आई माई सेल्फ एट अ 9 आफ्टर डिनर वॉच टेलीविजन। तो मैं क्या करता हूँ, 9 बजे के बाद, डिनर के बाद टेलीविजन देखता हूँ। वांट टू सी इधर माइमी मियामी वॉइस और इमरजेंसी रूम। ये दो सीरियल मुझे बहुत इंजॉयमेंट देते हैं, एंटरटेन करते हैं। आई एंजॉय इट, मैं इनको एंजॉय करता हूँ। आई नीड इट, और मुझे इसकी जरूरत है, बट नॉट ऑल डे। बट मैं इसे पूरे दिन थोड़ी ना देख सकता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे जो उम्ब्रेटो है, मुकुंद को कहते हैं कि हमेशा नहीं होता, एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस। मतलब हर कोई सेम टेस्ट की तरफ नहीं जाना चाहता, डिफरेंट कुछ ट्राई करना चाहता है, ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैं जैसे कोई काम पूरे दिन कॉन्टिन्यूसली नहीं कर सकता, आप भी कॉन्टिन्यूसली कोई नहीं कर सकते। तो जो ऐसे लोग होते हैं, उन्होंने मेरे नॉवेल्स को पढ़ा है, उन्हें मेरे नॉवल को ट्राई करना था। एंड मुकुंद कुड बी ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल हैव एनीथिंग टू डू विद द facts that it dealt with a period of medieval history that। और यहाँ पे मुकुंद कहते हैं कि शायद तुम्हें इसीलिए भी ज्यादा सक्सेस मिली है तुम आपके नॉवेल को, कि हो सकता है कि ये जो है मेडिवल टाइम में लिखा गया, मतलब पीरियड ऑफ टाइमिंग की बात हो रही है। मेडिवल मीन्स क्या होता है, जो प्री हिस्ट्री के बाद और मॉडर्न जो अभी चल रहा है, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, उससे बीच का जो टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेडिवल हिस्ट्री है, आपने जो इस टाइम पीरियड में लिखा है, ठीक है, उससे डील करता है आपका आपका जो नॉवल है, जो सक्सेस मिली है आपके नॉवल को। ये फैक्ट है शायद कि आपका जो नॉवल है इस पीरियड से डील कर रहा है, आपने उसको इंक्लूड किया हुआ है। उम्ब्रेटो को कहते हैं दैट्स पॉसिबल, हो सकता है, इसमें कौन सा है कि भाई ठीक है मैंने उस टाइम पीरियड के बारे में लिखा है तो हो सकता है। बट लेट मी टेल यू, पर मैं आपको एक बात बता दूं, अनदर स्टोरी, चलो मैं एक स्टोरी और सुनाता हूँ आपको। बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज वॉइस मैन, क्योंकि मुझे चाइनीज वॉइस मैन की तरह टेलिंग करना स्टोरी बहुत अच्छा लगता है। एंड माई अमेरिकन पब्लिशर, मेरे एक अमेरिकन के पब्लिशर थे, एंड सेड वर्ल्ड सी लव माई बुक, और वो मेरे बुक को बहुत पसंद करा उन्होंने, यही जो फेमस हुई है, जो उन्होंने मतलब 15 मिलियन जो कॉपीज सेल हुई हैं, तो वो बुक की बात हो रही है। एक्सेप्ट टू सेल more than 3,000 copies in a country where nobody has seen cathedral or study Latin। तो वो कहते हैं कि आपकी बुक को यहाँ पे 3,000 कॉपी से ज्यादा सेल नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी इस रिलीजन्स को, कैथेड्रल यानी जो एक चर्च है, लार्ज चर्च, उसकी बात हो रही है, कि वहां जाना कोई पसंद नहीं करता और ना ही कोई लैटिन की स्टडी करता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 3,000 कॉपी से ज्यादा सेल नहीं होंगी, क्योंकि आपके नॉवेल्स के अंदर जो कंटेंट है उसको यहाँ पे, जैसे रिलीजन है, ठीक है, तो रिलीजन के अंदर जो लोग हैं वो तो स्टडी या उसको पसंद ही नहीं करते, तो यहाँ नहीं चलने वाली है। मतलब ज्यादा किसकी बात हो रही है यहाँ पे, जब उनके अमेरिकन पब्लिशर उनसे बोलते हैं, सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3,000 कॉपीज बट इन द एंड इट सोल्ड टू और 3 मिलियंस इन द यूएसए। जबकि एंड में क्या हुआ, उनको सिर्फ एडवांस मिला था 3,000 कॉपीज का, कि आप इतनी कॉपीज ही सेल हो पाएंगी, तो इतना एडवांस उनको मिला था। बट एंड में यूएसए के अंदर अंदर ही 3 मिलियंस जो उनके नॉवेल्स था वो सेल हुआ, ठीक है। तो इन्होंने ये एग्जाम्पल बोला है, क्यों बोला है, क्योंकि उन्होंने बोला है मुकुंद ने कि आपको जो ह्यूज सक्सेस मिली है, मेडिवल हिस्ट्री लिखी है इसीलिए। जबकि वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा मतलब पॉसिबल भी हो सकता है, बट वो एग्जाम्पल बताते हैं कि जो एक्सेप्ट जहां पे नहीं हो रहा था वहां पे भी वो सेल हुई है। तो यानी रीडर्स लाइक कर रहे हैं, वो बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं रीडर की, जो रीडर है उनको पसंद कर रहे हैं, उनका टेस्ट था, इसलिए वो नॉवल सेल हुआ है। A lot of books have been written about the medieval past for before mine। मेरे से पहले तो बहुत सारे लोगों ने मतलब लिखा होगा, इस पीरियड में लिखी हुई है बुक मेडिवल हिस्ट्री या पास्ट के बारे में। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज अ मिस्ट्री। वो कहते हैं ये तो एक मिस्ट्री की बात है कि बुक क्यों सक्सेस हुई है। नो बडी कैन प्रिडिक्ट इट, इसे कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आई थिंक आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर और 10 years लेटर। यानी जो मेरी बुक है द नेम ऑफ द रोज, वो शायद मेरे जिस टाइमिंग, वो बता रहे टाइमिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों, कि जिस टाइमिंग में मैंने लिखी है, अगर उससे मैं 10 साल पहले या उससे 10 साल बाद में अपनी बुक को क्या करता, लिखता या पब्लिश करता, तो शायद मुझे इतनी सक्सेस नहीं मिलती।
तो वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि मेरी टाइमिंग अच्छी हो सकती है मेरी बुक की, एंड वुडंट हैव बीन द सेम, शायद वो सेम रिजल्ट नहीं मिलता अगर मैं आगे या पीछे टाइमिंग से लिखता। वाई इट वर्क एट द दैट टाइम इज अ मिस्ट्री। तो मैंने इस टाइम पे वर्क क्यों करा हुआ है, ये अपने आप में जो मेरी टाइमिंग है वो एक मिस्ट्री है। मेडिवल हिस्ट्री यानी मेडिवल टाइम के बारे में जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है, ये उनको कहीं ना कहीं सक्सेस का एक अचीवमेंट लगता है, और लोगों को इतना पसंद आया क्योंकि वो ये भी बताया है साथ के साथ कि रीडर उनको लाइक करते हैं, उनका टेस्ट है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं सेम चीजें नहीं पढ़ना चाहते होंगे, अब एक नया चीज सामने आई है तो उसको ज्यादा इसीलिए इंपॉर्टेंस दी होगी। तो यहाँ पे जो है दोनों आंसर दिए उम्ब्रेटो इको ने, और इसी के साथ हमारा स्टूडेंट ये चैप्टर फिनिश होता होता है। और आपका सेकंड पार्ट भी हो गया है, ये हमने चैप्टर पूरा डिटेल में फिनिश कर लिया है। आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समरी या नोट्स या टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर कोई भी आपको चेंजेस लग रहे हैं या हेल्प चाहिए तो भी आप बता सकते हैं कि हम इसको और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, आपकी कैसे मैं हेल्प कर सकती हूँ एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है कि मैम हमें ये टॉपिक ये चाहिए, तो आप अपना बता सकते हैं, ठीक है। और ये प्लीज आप रिवाइज करिए, और इसी के साथ हम सम अप करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।